ओके, रेडी है दोस्तों? आइए एक एक क्वेश्चन को देख लेते, कुछ आंसर में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आइए कला देख लेते हैं। विचार कीजिए कथनों पर। पहला करें, कोशिका सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल ये कथन सही है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। बिल्कुल ये भी सही है। यानी दोनों कथन क्या है? कोशिका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और कोशिका के बिना कोई भी सजीव का निर्माण संभव नहीं है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहते हैं? आपको बताए थे कि कुछ जीव वैज्ञानिक कोशिका का बंटवारा दो भागों में किए हैं। कुछ जीव वैज्ञानिक कोशिका के बंटवारा दो भागों में किए हैं, साइटोसोम और दूसरा क्या? न्यूक्लियस। साइटोसोम के अंतर्गत सेल मेम्ब्रेन आते हैं, साइटोप्लाज्म आते हैं और साइटोप्लाज्म के जितने भी ऑर्गेनल है सब आते हैं। यानी साइटोसोम में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव के अंतर्गत सभी। दूसरा कैंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी साइटोसोम में केवल क्या नहीं शामिल है? न्यूक्लियस नहीं शामिल है। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? अभी तुरंत देखें कि केंद्रक शामिल, बाकी ये शामिल है। सीडी में तो एक ही बात दिया हुआ दोस्तों, तो ए शामिल है। साइटोसोम में केंद्रक शामिल नहीं है। साइटोसोम में केंद्रक शामिल नहीं है। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचना है जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय रचना ऑर्गेनॉइड नहीं है, रसदानी। उसके बाद जितने भी जैव अणु होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वे सब ऑर्गेनॉइड नहीं होते हैं, ये सब ऑर्गेनॉइड है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? पढ़ते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। बिल्कुल सही है, ए नंबर। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। बड़ा आकार अधिक कोशिका, छोटा आकार अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह उत्तक कहा जाता है। ये गलत है। एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होते हैं वे सब क्या होते हैं? एक समान होते हैं। उनके कार्य भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। आगे के चैप्टर में हम इसी को पढ़ने वाले हैं और लगता है ये 2 नंबर चैप्टर में ये क्वेश्चन होनी चाहिए। फिलहाल सी गलत है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। बिल्कुल ए नंबर। जब आप देख लिए हैं तो आप डी नंबर को सही करेंगे ही करेंगे। तो सभी कोशिकाएं अलग अलग जो कार्य करते हैं उसकी आकृति अलग अलग होता है। 6 में सी गलत है। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका के संरचना को बतलाता है। बिल्कुल सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। बिल्कुल सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के बीच एक गोलाकार प्रोटीन होता है। बिल्कुल सही है। सारे के सारे कथन क्या है? सारे के सारे कथन क्या है? कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई सील या फ्लैजिला बनाता है? कोशिका झिल्ली बनाता है। ये सभी एक कोश के जीवों के प्रचलन अंग है। एक कोश के जीवों के क्या है? प्रचलन अंग है। आगे देखते हैं। परासरण की क्रिया भी तुरंत हम देखे थे। किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? राइबोसोम 2 प्रकार के। बिल्कुल सही है। 70S प्रोकैरियोटिक में होते हैं, इसके 2 सब यूनिट होते हैं। बिल्कुल सही है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं, इसके भी 2 सब यूनिट है। 40S सेट है, ये भी सही है। अब ए भी सही है, तो गलत कौन होगा? राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के नहीं बल्कि किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। डी नंबर क्या है दोस्तों? गलत है। देख लिए 10 तक कोई दिक्कत हुआ? आगे आइए।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है? तो मीसोसोम है दोस्तों, सही करिएगा, क्या होगा? मीसोसोम है, मीसोसोम। देखिएगा मेरा आंसर बहुत वायरल है मार्केट में, जो क्लासरूम में देते वही सही है, बाकी सब गलत है। मीसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में न देखे तो हम देखे तो फोटो स्टेट दुकान पर देख रहे थे, एसरो बिक रहा है, कल कौन बना के दे दिया, हम तो दिए नहीं है, तो कोई दिया होगा तो उसमें गलत रहता है, ठीक है, लेकिन क्लासरूम में देते वो 100% सटीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते हैं, तो उसमें श्वसन करने के लिए क्या होते हैं? मीसोसोम होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का सक्रिय स्थल कौन है? गोल्जी बॉडी है। कौन है सक्रिय स्थल? गोल्जी बॉडी है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य, केंद्रक से ये काम कौन करता है? क्योंकि ये वही लंबा होता है जो केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैला रहा होता है, तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, ईआर है दोस्तों। आगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करता है, गलत। प्रोटीन के संश्लेषण में मदद या परिवहन रफ करता है, रफ। खुरदुरी लिपिड और स्ट्रोल का संश्लेषण करता है, गलत है दोस्तों। दोनों ही कथन क्या है? बात जो होनी चाहिए उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? उल्टा लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? कोशिका के अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, अब प्रोटीन के निर्माण होने से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, तो अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल। 16 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन केवल एनिमल सेल में। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गोल्जी बॉडी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सारे के सारे कथन क्या है? सही है। उपरोक्त में सही कथन है सब के सब। सारे के सारे कथन क्या है दोस्तों? सही है। सारे के सारे कथन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवंशिक इकाई, सही है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों के दोनों कथन क्या है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और जीन आनुवंशिक इकाई है। कोशिका के अंदर कौन सा कार्य गोल्जी का द्वारा नहीं किया जाता है? अंतःकोशिकीय पहचान, ये कार्य लाइसोसोम करते हैं। कौन करते हैं? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक, तो एबीसी सही है, गलत कौन है? प्लेट कण राइबोसोम को कहते हैं। प्लेट कण किसको कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम को कहते हैं। प्लेट कण किसको कहते हैं? निम्नलिखित में कौन अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक है? अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक वे होते हैं जिनमें डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए हरित लवक में भी पाए जाते हैं, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। अर्ध स्वायत्त का मतलब अपने जरूरत का प्रोटीन खुद से बना लेना, और इसके लिए डीएनए का होना अनिवार्य है, जो दोनों के पास मौजूद है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? गोल्जी बॉडी का रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन डीएनए पाया जाता है। डीएनए तो 1, 2, 3, 4 का अभाव रहता है, बल्कि 5 पाए जाते हैं। डीएनए पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। गुणसूत्र भी दोनों कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों। अंतर यही है, प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र और यूकैरियोटिक में हमेशा एक से अधिक गुणसूत्र। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? सारे के सारे लवक, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, ये तीनों प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? सेंट्रोसोम, ये केवल एनिमल में रहता है, पौधे में नहीं रहता। सेंट्रोसोम कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, जिसके बाद क्लियर हो पाया कि कोशिका सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक निभाता है, सेल का न्यूक्लियस निभाता है। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है?
लाइसोसोम बनाने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन है दोस्तों? गोल्जी बॉडी है। कौन है? गोल्जी बॉडी है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, और जो अर्ध स्वायत्त कोशिका है वही ये काम करता है। और ये दोनों काम, इससे पहले जो क्वेश्चन आप बनाए हैं उसी को दूसरे स्टाइल में पूछा गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया लबक दोनों है। अंतर यह लबक प्लांट में, एनिमल में नहीं। हाँ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता को प्रोकैरियोटिक कहते। बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक की यही परिभाषा है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कहते। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार, हाँ, सबसे ज्यादा परिवर्तनशील आकृति किसकी थी? बहुरूपता को कौन दर्शाता है? लाइसोसोम। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका सबसे, लेकिन लंबी तो ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे सटीक आंसर क्या रहेगा? यानी कि अगर ऑप्शन में ना हो ना तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेना उचित होता है। और यहां पर हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा वो सी होगा। होगा कि नहीं होगा? एक प्रारूपिक कोशिका, यानी कि एक कोशिका बनने के लिए कम से कम दो चीज चाहिए, साइटोसोम, क्योंकि यही दोनों मिलकर कोशिका बन जाएगा। किन बन जाएगा? क्योंकि कोशिका का विभाजन इसमें किए थे ना। प्रारूपिक का मतलब होता है फंक्शनल, यानी कि कार्य करने वाला। बाकी केवल साइटोसोम कोशिका बना सकता है। कोशिका द्रव केंद्रक मिलकर कोशिका बना पाएगा? कोशिका अंगक का भी होना जरूरी है ना, कम से कम ना तो राइबोसोम का होना जरूरी है ना। तो ये भी कोशिका बनाने में सक्षम नहीं है, ये भी कोशिका बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन क्या ये कोशिका बनाने में सक्षम है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता किसमें? कोशिका विभाजन में। लेकिन यह सेंट्रोसोम केवल एनिमल में यानी मानव में होता है, प्लांट में। कोशिका को यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 70S किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80S। रंगीन लबक किसको कहते हैं? श्वेत लबक या रंगहीन लबक? हरित लबक। ग्रेनम किसमें पाया जाता है? थैलेक्वाइड किसमें पाया जाता है? एस्ट्रोमा किसका भाग है? बताते ना। प्लाज्मा झिल्ली बनता है, लिपो। देखिए, कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को भी क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। यानी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के पर्यायवाची है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम। क्रोमोसोम अंतिम सिरा। अब देखिए, क्रोमोसोम के बारे में तो नहीं पढ़ाए थे, आपको बताए थे क्रोमेटिन जालिका। कौन जालिका? क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय एनाफेज अवस्था में क्षार के समान आकृति में बदल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब यही इसी तरह होती है क्रोमोसोम की आकृति। इसको इसलिए हम डिटेल में नहीं बताए क्योंकि जेनेटिक्स में हमको पढ़ना है इसको डिटेल में, लेकिन क्वेश्चन में आ गया तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये क्षार के आकृति के समान होता है क्रोमोसोम। किसकी आकृति के समान? क्षार के आकृति के समान होता है। अंदर में धागे की समान संरचनाएं रहती है। अंदर में किसके समान? धागे की समान रचनाएं रहती है। तो ये है अंतिम सिरा, ये है अंतिम सिरा। इस अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। इस अंतिम सिरा को भी क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। बाहरी दीवार को पेलिकल कहते हैं। थोड़ा ये भी जान लीजिए, क्रोमोसोम का जो बाहरी दीवार इसको क्या कहते हैं? अंदर में जो धागे के समान संरचना इसको क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। तो गुणसूत्र के 3 संरचना को आप समझ गए ना। दोनों अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? पेलिकल। समझ लीजिए, 14 नंबर चैप्टर जाइएगा ना जेनेटिक्स से, उसमें आया यह बात। बीच के धागे के समान संरचना क्या कहते हैं? 39 का क्या हो जाएगा?
केंद्रक झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, किसमें? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक है ऑप्शन में। अब ऐसा खोजिए जो प्रोकैरियोटिक से बना हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक से कौन बना हुआ है? प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक से जीवाणु बना हुआ है और जीवाणु में वो सारे विशेषता होगा जो प्रोकैरियोटिक में है। दोस्तों आगे, अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्र किसका? मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। किस प्रकार? तो अधिकांश अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यानी कि कोशिका द्रव्य में तो दोनों था ना, रफ और स्मूथ दोनों था। तो सबसे ज्यादा रफ ही रहता है, लगभग 80% कौन रहता है? और रफ ही राइबोसोम को जगह देता है रहने के लिए। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन। तो अगर राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। दोस्तों यानी कि ये राइबोसोम को स्पेस मुहैया करके उसे निश्चिंत होकर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा प्रोटीन संश्लेषण। लेकिन आप जानते हैं कि ये काम अंतःप्रद्रवी जालिका तो ये काम भी करते हैं। तो ये उत्तर तभी देंगे जब हमसे पूछ ले कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या कार्य है। क्लियर? निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के भीतर क्या पाया गया था? और जब सेंट्रोसोम ही पौधा में नहीं होता है तो सेंट्रियोल होता। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो सेंट्रोसोम के भीतर में रहता है उसके आधार पर हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। कैसे? तो ये एनिमल में होगा, प्लांट में। आगे, लाइसोसोम में जमा रहता किया पाचक एंजाइम। मोटोकॉन्ड्रिया का दीवार किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी निर्माण से श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसके जरिए एटीपी बनता है। दोस्तों उसके बाद पॉलीसोम, गुच्छे वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? पॉलीसोम। गुच्छे वाले राइबोसोम को, और गुच्छे वाले राइबोसोम राइबोसोम प्लस mRNA। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्योंकि इसी में क्या बनेगा? इसका आंसर एटीपी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। दोस्तों तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर एवं निकोलसन ने। कोशिका भीतर केवल किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का अवर्णीय लवक। हरित लवक का काम पुरकिंजे ने किसका खोज किया था? जीवद्रव का ना। अब पुरकिंजे के बाद वन मोल भी किया था। किसने? जीवद्रव में सम्मिलित किया जाता। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है ना सब जीवद्रव का हिस्सा है। यानी जीवद्रव में साइटोप्लाज्म, कोशिका अंगक और केंद्रक सबको सम्मिलित कर लेते हैं। फिलहाल यहां सबसे सटीक आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन कोशिका द्रव में कोशिका द्रव भी आते हैं, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग भी आते हैं यानी सेल ऑर्गेनल भी आते हैं, न्यूक्लियस भी आते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब जीव द्रव का हिस्सा है, सब प्रोटोप्लाज्म का क्या है? हिस्सा है। कोशिका झिल्ली बनी होती है किसका? लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। पौधों की कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता किससे आती है? सेलुलोज से आती है, क्योंकि सेलुलोज से ही कोशिका भित्ति बनते हैं जिससे पौधे की कोशिकाएं मजबूत होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में एक ही राइबोसोम पाया जाता है और उसमें झिल्ली होती ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है किसमें? वायरस में। वायरस में कोशिका ही नहीं होती तो झिल्ली का सवाल ही नहीं है। लेकिन जीवाणु में तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, कोशिका भित्ति भी होती है दोस्तों। आगे ईआर के बाहरी झिल्ली पर क्या रहता है?
राइबोसोम रहता है, जिसे रफ हम कहते हैं। वसा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कौन करता है? चिकनी करता है। कौन करता है? चिकनी ईयर करता है। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। और हमारे जो आरबीसी है ना, वो यूकैरियोटिक है, लेकिन इसकी प्रकृति पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक से मिलता है। हमारे ब्लड के जो आरबीसी सेल है, उसमें भी राइबोसोम के अलावा कुछ भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल भी बैक्टीरिया है। चूंकि यह बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, इसीलिए इसे कहते हैं दोस्तों साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। यानी साइनोबैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन अलगी है, यानी यह वास्तव में शैवाल नहीं है, यह बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया है तो किससे बना होगा? इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, आरबीसी यूकैरियोटिक कोशिका है, ब्लड का कोशिका है, लेकिन उसकी प्रकृति किससे मिलती है? प्रोकैरियोटिक से। यानी हमारे आरबीसी में भी राइबोसोम, और वो भी 70 के अलावा कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। समांतर नलिका सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का समूह कौन कहलाता है? आपको बताए थे कि गोल्जी बॉडी में जो क्षर, मुड़े हुए क्षर की संरचना है, उसको डाल्टन और फेलिक्स ने क्या बोला है? सिस्टर्नी बोला है। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन मतलब स्टोरेज, रूपांतरण मतलब दूसरे, जैसे ही संचयन और रूपांतरण पैकिंग की बात कर देगा, आंसर केवल और केवल कौन हो सकता है? गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम को किसने खोदा था? क्रिश्चियन डी डबे ने। क्रिश्चियन डी डबे ने। जीवाणु और वायरस से रक्षा कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड किसको कहते हैं? जिसका काम है खाद्य पदार्थों का क्या करना? संचयन करना। कोलोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों। अगला, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम होता है। वर्णात्मक पारगम का इंग्लिश सेमी परमेबल होता है दोस्तों, मिस्टेक नहीं करना है। वर्णात्मक पारगम का मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल। तो सेमी परमेबल होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं को अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं का संचलन को क्या कर देती है? रोक देती है। यानी अर्धपारगम का मतलब यही था दोस्तों कि यह न तो सबको अंदर जाने देगा, न ही अंदर का सब कुछ बाहर होने देगा। वह उसी को अंदर जाने देगा जिसकी जरूरत है, उसी को बाहर आने देगा कोशिका का जिसकी जरूरत। यही होगा। ये भी होगा। एबीसी पढ़िएगा, बिल्कुल नहीं करे। जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। नहीं, ये अर्धपारगम की परिभाषा नहीं है, ये विसरण और परासरण की परिभाषा है दोस्तों। न्यूक्लियस के बाद डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और हरित लवक में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और हरित लवक में। हरित लवक है ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? निम्नलिखित पोषकों में कौन एक पौधे की कोशिका की संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम है दोस्तों। क्या है? क्योंकि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों के निर्माण के लिए कैल्शियम एक अनिवार्य धातु है। निम्नलिखित कौन कोशिकांगों में अर्धपारगम है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, दोनों होगा दोस्तों। इसी का नाम यही है। अब कहीं परीक्षा में आ जाएगा, तो ए दीजिएगा आंसर। फिलहाल इसका आंसर दोनों का, परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 72 का आप ए बी दोनों मारिए, 72 का ए बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है? पर्यायवाची है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कुछ कोशिका का आकार बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे WBC, प्रत्येक कोशिका के निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। बिल्कुल, हर कोशिका आवश्यकता यानी कि जो कार्य उसका वही कर सकता है। यानी फेफड़ा का कोशिका लीवर में जाकर सेट कर देंगे, वो काम नहीं करेगा वहां पर। इसका मतलब गलत कौन है? सभी देह ऊतकों में एक ही कोशिका है
जो कोशिका छोटी आंत में वही कोशिका रेटिनो में भी है, आंखों के रेटिनो में भी है, बिल्कुल गलत है। कार्य अलग कोशिका अलग, तो डी जो है सरासर गलत है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये जीवाणु एक प्रकार का कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र का है। कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव में कोशिका द्रव केंद्रक और अन्य कोशिकांग आते हैं। कोशिका के झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है वे जीव द्रव के हिस्से होते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? कितना? यह एक क्या है दोस्तों? पौधा है। अब तक सबसे ज्यादा क्रोमोसोम वैज्ञानिक को यह ओफियोग्लोसम नामक पौधा में मिला है, 630 पेयर। जैसे मानव में 23 पेयर है ना, इस पौधा में 630 पेयर। अब तक जीव वैज्ञानिक ऐसे किसी सजीव की प्राप्ति नहीं किए हैं या खोज नहीं किए हैं जिसमें इससे अधिक क्रोमोसोम हो। फिलहाल रिकॉर्ड किसके नाम है? ओफियोग्लोसम के नाम है। वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं रहते हैं। वास्तविक केंद्रक और केंद्रक में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए आप। कभी कभी कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि न्यूक्लियस क्या है, रियल न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या है, वास्तविक केंद्रक क्या है। तो वास्तविक केंद्रक वे होते हैं जिसमें चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का समान रहता है। जैसे केंद्रक के भीतर डीएनए है, वो प्रोकैरियोटिक में भी डीएनए है, लेकिन वे कोशिका झिल्ली से घिरा नहीं हुआ तो उसे हम केंद्रक की संज्ञा नहीं देते। यानी कि वास्तविक केंद्रक का मतलब हुआ कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक। एक न्यूक्लियस के निर्माण के लिए जो मटेरियल चाहिए वो प्रोकैरियोटिक में भी है, फिर भी हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक में केंद्रक क्यों नहीं है? तो अभाव सिर्फ केंद्रक झिल्ली के कारण नहीं है, इसीलिए केंद्रक का मटेरियल किसी झिल्ली से घिरा नहीं है, इसीलिए वास्तविक केंद्रक नहीं है। तो वास्तविक केंद्रक का समझे ना, तो वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं है। अब प्रोकैरियोटिक किसमें होता है? जीवाणु में होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल एवं रस्का ने किया था। अंतःप्रद्रवी जालिका का पोर्टर कलमेन क्लाउड ने किया था। फिलहाल इसमें एक ही नाम है पोर्टर का। गुणसूत्र का शब्द, जबकि गुणसूत्र का खोज किसने किया था? हॉफमिस्टर ने। खोज करके हॉफमिस्टर ने इसका नाम क्या रखा था? फिलामेंट नहीं, न्यूक्लियर फिलामेंट रखा था। यानी गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्टर ने किया था, लेकिन हॉफमिस्टर ने गुणसूत्र का नाम क्या रखा? न्यूक्लियर फिलामेंट रखा। क्या रखा? आगे चलकर न्यूक्लियर फिलामेंट की जगह क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया? वाल्डियर ने दिया। किसने दिया? एक कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? यहां याद रखिएगा, कोशिका भित्ति कंफ्यूजिंग करता है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, कोशिका झिल्ली होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति तो केवल प्लांट में है, जंतु में है ही नहीं। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार नलिका। इतना बात कह दिया, मतलब क्या बात कर रहा है? अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहा है दोस्तों। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? राइबोसोम है दोस्तों। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति, लबक, रिक्तिकाएं, तीनों। रिक्तिकाएं में कभी कभी प्लांट एनिमल में भी होते हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल इसका आंसर डी होगा। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी निर्माण का सक्रिय स्थल, एटीपी संचय का सक्रिय स्थल। तो भिन्न भिन्न तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अवर्णी लबक मुख्यतः पाए जाते हैं, अवर्णी लबक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में और भूमिगत तनाव में। जड़ों की कोशिका और भूमध्य तनाव में। फूल और बीज के विभिन्न रंग किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। फूल और बीज के विभिन्न आकर्षक रंग किसके कारण? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण दोस्तों। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाला, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने किया, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, पादप है ना। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या? कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, बहुत प्रोटीन का संश्लेषण हुआ है, नहीं लगता 2-3 बार हो चुका है।
निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? यहां पर थोड़ा प्लास्टिड होनी चाहिए, मिस्टेक से प्लास्टिक लिखा गया है, लिख लीजिए प्लास्टिड, सही करिएगा। अब प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है ना। कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा? श्वसन की प्रक्रिया में ही भोजन का ऑक्सीकरण होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होते हैं? अगला, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगला, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? सेंट्रिओल। लो को काट दीजिए, गड़बड़ा गया है। सेंट्रिओल, सेंट्रिओल समझ रहे ना? सेंट्रोसोम के भीतर में, सेंट्रोसोम के भीतर में। अगला, सेल नाम खोजा भी रॉबर्ट हुक, नाम भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, अब डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल क्या है दोस्तों? इसको भी हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? जेनेटिक्स वाला चैप्टर 14 नंबर में है। तो आप ये नहीं समझ के ये चीज छूट गया, इसका विस्तार से चर्चा आप देखिएगा 14 नंबर में दोस्तों, ये सारा कुछ है, ठीक है? फिलहाल इसका हम आंसर दे रहे हैं ए, और ये इतना बदनाम क्वेश्चन है, लगता है कि सबको याद ही होगा, ठीक है? वाटसन एवं क्रिक। तो आगे हम देखेंगे, जीव द्रव जीवन की भौतिक आधार है, ये हेक्सले का कथन है। यानी जीव द्रव नहीं तो कोशिका नहीं, कोशिका नहीं तो सजीव नहीं, सजीव नहीं तो दरोगा का नौकरी भी नहीं दोस्तों। क्या जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इन्होंने खोजा भी, इन्होंने नाम भी रखा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्य रूप से जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं दोस्तों। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होता है। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन का। अंतःकोशिकीय कौन सा अंगक प्रयोग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है? लबक नहीं रहता है, प्लास्टिड नहीं रहता है दोस्तों। प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ क्या मतलब हुआ इसको? अब जानते हैं कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से नए कोशिका बनते हैं, तो कहिएगा यस जानते हैं। अभी तुरंत बताए कोशिका विभाजन बताए नहीं, तो आप क्या देखें कि वृद्धि के लिए कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसे कोशिकाएं विभाजित होने लगती है, अर्थात ऐसे नए नए कोशिका बनने लगते हैं जिसकी जरूरत हमारे कोशिका को, हमारे शरीर को नहीं है। ऐसे कोशिकाएं कभी विभाजित होकर नए नए बनने लगती है जिनको हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, फिर भी वे नए नए बनते जाते हैं। इससे होता क्या है कि नए नए कोशिका बनने के कारण वे कोशिकाएं उन कोशिकाओं का जगह लेना स्टार्ट कर देता है जिसकी वाकई जरूरत है शरीर को। फलस्वरूप जरूरत वाले कोशिकाएं काम करना बंद कर देते हैं, दम तोड़ देते हैं, और जो कोशिका जरूरत नहीं वो जबरदस्त तरीके से बनने लगते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, और जब ऐसा होता है इसको कैंसर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैंसर रोग होता है, अब सुने भी होंगे। कैंसर में वास्तव में क्या होता है? कैंसर में होता है कि कुछ ऐसे कोशिकाएं बनने लगते हैं, विभाजन होने लगते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है हमारे शरीर को। अब वो कोशिका विभाजन को रोका नहीं गया तो आदमी की क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कभी कभी सजीवों के शरीर में बन रहे कोशिका को कृत्रिम तरीके से बाहरी कारकों के द्वारा मारा जाता है, यानी उसका डेथ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में कोशिकाओं की मृत्यु और विभाजन लगातार चलते रहती है। हर कोशिका की अपनी आयु है, और आयु पूरा करने के बाद वे प्राकृतिक तौर से मर जाते हैं। आरबीसी के बारे में आप जानते होंगे,
कि 90 से 120 दिन तक जिंदा रहते, उसके बाद मृत हो जाते हुए प्राकृतिक तरीका है। लेकिन ऐसे कोशिकाएं जिसकी जरूरत नहीं है, वो कोशिकाओं अगर विभाजन किया उसको ना रोका जाए तो शरीर का शरीर मर जाएगा। अनचाहे कोशिका की प्रक्रिया को, अनचाहे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को, अनचाहे कोशिका को बाहरी कारक एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा मौत का घाट उतार दिया जाना ही क्या कहलाता है? प्रोग्राम सेल डेथ। यानी कि हम कोई नीति नियम बनाकर सेल को क्या कर रहे हैं? डेथ कर रहे हैं। यह करना क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। जैसे कैंसर के इलाज में एपोप्टोसिस का इस्तेमाल किया जाएगा, अन्य कई वैज्ञानिक रिसर्च में एपोप्टोसिस का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? राइबोसोम, और साथ में कौन? क्योंकि अकेले राइबोसोम तो है नहीं, तो बेस्ट आंसर बी होगा। कौन सा कोशिका कोशिका डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लबक दोनों रखता है। लबक तो यहां पर है नहीं दोस्तों। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? सराव, सेक्रेशन। किसका? सभी पदार्थ का। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है? तो कोलोप्लास्ट कोशिका भित्ति, दोनों के द्वारा दोस्तों, दोनों के द्वारा। यहां पर दोनों होगा ना? हाँ। अब कहिएगा परीक्षा में क्या होगा? जब आ जाएगा, कोई नहीं आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है? हाँ। निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? तो सभी जीव कोशिकाओं के बने, ये सेल थ्योरी से क्लियर हुआ था। सेल थ्योरी स्लाइडेन और या लाइडेन, स्लाइडेन कर लीजिए, या मिस्टेक हो गया है। स्लाइडेन और 2 और 4। 80% से अधिक क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परासरण की परिभाषा है, परासरण में अर्धपारगम कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर। किसका? क्लियर है ना? अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका सिकुड़ जाती है। जल का क्या होता है? अभी तुरंत पढ़े ना, कोई दिक्कत? यदि कोशिका का आकार न्यूनीकृत कम, तो कम किसमें होगा? अधिक किसमें होगा? क्लियर? आयतन में बढ़ती है तो कौन विलयन? अल्पराश्रिम ना। अति पराश्रिम हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। अल्पराश्रिम क्या होगा? क्लियर? बीज फूलते हैं अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा से पौधों की मृत्यु वायु परासरण के कारण या जीव द्रव कुंचन के कारण, क्योंकि वायु परासरण का अंतिम परिणाम प्लाज्मोलाइसिस था। दोस्तों, केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन, शरीर में वृद्धि मरम्मत हेतु जनन हेतु अर्धसूत्री। कशेरुकों में वृषण में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण केवल और केवल मियोसिस। ओवा पूछ देगा, अंडाणु पूछ देगा, उसका भी निर्माण केवल और केवल। माइटोसिस का सबसे ज्यादा सबसे कम। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से? कोशिका पट्टिका सेल प्लेट की सहायता से। बताए थे ना? माइटोसिस सबसे कम एनाफेज। एक कोशिका माइटोसिस द्वारा कितने बार में विभाजन में? 256, 8 बार में। माइटोसिस में एक कोशिका से कितना? जैसे पहला बार विभाजन होगा तो कितना बनेगा? फिर 2 कोशिका बन गया, दूसरा बार विभाजन से 4, तीसरा बार विभाजन से, चौथा बार विभाजन से 16, पांचवा बार विभाजन से 32, छठा बार विभाजन से 64, सातवां बार विभाजन से और 8वां बार विभाजन से 256। हो गया ना? माइटोसिस में एक कोशिका कितना बन सकता है? तो
दो बन सकता है। माइटोसिस में एक कोशिका, मियोसिस में एक कोशिका 4। तो एक कोशिका है, एक बार विभाजन हुआ 2, अब 2 कोशिका हो गया। अब अगली बार जो विभाजन होगा दोनों कोशिका फिर विभाजन करेगा और 4 बना देगा। इस बार 8 बार विभाजन के फलस्वरूप कितना बन जाएगा? क्लियर है सवाल? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या 128 का डी सबसे कम समय में कौन होगा बताए थे ना जी? कहाँ ध्यान रहता है? एनाफेज होगा, बताए थे। सबसे ज्यादा समय में प्रोफेज और सबसे कम समय में एनाफेज। अब दिमाग लग रहा अंतिम में जो है सबसे कम होगा, वैसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री में होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? वही स्पर्म के गुणसूत्र, ओवा के गुणसूत्र मिलते हैं ना, तो गुणों का आदान प्रदान होता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गुणों का आदान प्रदान अर्धसूत्री में होता है दोस्तों। पर क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होता है। लेप्टोटीन जाइगोटीन के बाद पैकाइटिन था ना, उसी में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में पारगति कहते हैं। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका, कितनी बार नहीं कितनी कोशिका का मियोसिस द्वारा होगा? कितनी कोशिका? तो 50 चौके 200। थोड़ा प्रश्न को ठीक कर लीजिएगा। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी कोशिका मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन करेगा? कितनी बार की जगह कितनी कोशिका दीजिए? क्लियर? टेलोफेज के विपरीत, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट, टेलोफेज लास्ट। फर्स्ट का विपरीत लास्ट। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में? सेंट्रोमियर गुणसूत्र का भाग है। किसका भाग है? और ये किस में बनते हैं? एनाफेज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है, क्रोमोसोम भी एक बार, बिल्कुल एक बार होता है। अर्धसूत्री में 2 बार होता है। अर्धसूत्री लिख दीजिएगा, अर्धसूत्री लिख दीजिएगा। अर्धसूत्री में 2 बार होता है, फर्स्ट और सेकेंड। दोनों कथन यहां पर क्या है? सही है दोस्तों। निम्नलिखित में किस कोश के संरचना फाउंटेना केंद्रिका? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के भीतर के गोलाकार संरचना को न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? प्राणी के जीवन के इतिहास में समसूत्री का महत्व किससे है? नहीं, बहुकोश के जीवों में वृद्धि से दोस्तों। बहुकोश के जीवों में वृद्धि से मुख्य रूप से, हालांकि ये भी कम करते हैं, लेकिन इसका आंसर भी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल 137 का 37 याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब अगला दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। क्या कल टेस्ट, आज टेस्ट है BRSSC का। जिसको BRSSC का टेस्ट देना 4 बजे आ जाइएगा।